गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। कल हमने मॉडर्न हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लिया था, तो आज से स्टार्ट करते हैं हमारी क्लासेस। ठीक है। कल जो इंट्रोडक्शन क्लास थी हमने उसमें देखा था कि मॉडर्न इंडिया के टाइम पे दो सिनेरियोज चल रहे हैं। एक सिनेरियो तो वहाँ पे है एक्सटर्नल वर्ल्ड का, और एक सिनेरियो था इंटरनल। ये एक्सटर्नल और इंटरनल हम लोग इंडिया के रेफरेंस में लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलो ये ले लेते हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड में इस टाइम पे क्या है, ऑटोमन एम्पायर स्ट्रांग है, और ऑटोमन एम्पायर क्या कर रहा है, इंडिया और यूरोप के बीच में जो भी ट्रेड है उस पर अपनी मोनोपोली को जमा के बैठा हुआ है। तो मोनोपोली है ऑटोमन एम्पायर की किस पे, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। अब इस मोनोपोली की वजह से क्या हो रहा है कि जो गुड्स इंडिया से जा रहे हैं यूरोप पहुंचते पहुंचते वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। ठीक है, ये तो था ऑटोमन एम्पायर वेस्ट एशिया के रिस्पेक्ट में। इसके अलावा यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से रॉ मटेरियल की नीड आ गई साथ में इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज चल रही है ना। जोग्राफिकल डिस्कवरीज जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस है, बार्थोलोमो डियाज है, वास्को डिगामा है। तो यहाँ पे जोग्राफिकल डिस्कवरीज का स्पिरिट जाग उठा है लोगों में। कंपास की इन्वेंशन हो गई है, जिसके बाद और भी ज़्यादा क्या है, बेनिफिट मिल रहा है। साथ में जो किंग्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके कॉन्ट्रास्ट में इंटरनल इंडिया में क्या हो रहा है कि जो हमारा मेडिवल इंडिया में मुगल एम्पायर था, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हो गया है, वीक होता जा रहा है। क्योंकि जो लेटर मुगल्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो क्या कर पाए, सेम लेगेसी को कंटिन्यू कर पाए। जैसे बहादुर शाह है, फारुखसियार है, मोहम्मद शाह है, ये सारे इतने कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या है, मुगल एम्पायर की जो पावर है वो क्या होने लग गई है, डिक्लाइन। पावर डिक्लाइन होने की वजह से जो पहले के टाइम पे इसके अंडर जो स्टेट्स आते थे, सक्सेसर स्टेट्स थे, रीजनल स्टेट्स थे, वो क्या करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को फ्री करने लगेंगे, जिससे इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। तो ये दोनों सिनेरियोज हमारे क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस साथ के साथ चल रहे हैं। अब यहाँ पे यूरोप में होप है नहीं, डिस्कवरीज की, न्यू इन्वेंशंस की, साथ में उनको अपना क्रिश्चियनिटी को प्रीच करना है। तो इसके लिए, और लास्ट वाला पॉइंट क्या था, स्पाइसेस। यूरोप को स्पाइसेस की रिक्वायरमेंट है ताकि क्या कर पाएँ वो, प्रिजर्वेटिव्स के लिए और अपने फूड को प्रोसेस करने के लिए स्पाइसेस का यूज़ करें। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, नए नए ट्रेड रूट स्पेशली इंडिया की तरफ क्या है, अपना इंटरेस्ट डाइवर्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखा था 15th सेंचुरी का टाइम है वो जोग्राफिकल डिस्कवरीज का है। सी रूट मिल रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, रॉ मटेरियल की नीड है। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन एक्सप्लोरर है जिन्होंने अमेरिका की खोज की, कब, 1492 में। और वास्को डिगामा है एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर है, इन्होंने मैरीटाइम पैसेज रूट, डायरेक्ट सी रूट ढूंढा, कहाँ से, पोर्तुगल से इंडिया, कब, 1498 में। अब यहाँ पे वास्को डिगामा से पहले एक और पर्सन आए थे जिन्होंने कोशिश की थी इंडिया के रूट को ढूंढने की, उनका नाम क्या है, बार्थोलोमो डियास। तो उनका नेम है बार्थोलोमो डियास, और वो 1487 में केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका है वहाँ पे रीच करते हैं। ठीक है, 15th सेंचुरी को एज ऑफ एक्सप्लोरेशन भी बोलते हैं, और 15th सेंचुरी से ये एक्सप्लोरेशन का जो भी इनिशिएटिव था, मोटिवेशन था, वो कब तक कंटिन्यू रहा, 19th सेंचुरी तक। 1498 में तो इंडिया आ गए ना, तो इसीलिए 14 अगर वो चल रहा है तो +1 करके हम 15th सेंचुरी में काउंट करेंगे। ठीक है,
यूरोप में जो इंडिया में ट्रेड के लिए पावर्स आई वो कौन सी थी? पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच, डेन्स और फिर हमारे फ्रेंच। इन्होंने क्या है, एशिया के पास आने वाले ट्रेड रूट को डोमिनेट किया। ठीक है, नीड क्या थी यूरोपियंस को इंडिया में आने की? सबसे पहला था ऑटोमन एम्पायर की मोनोपोली को सरपास करना। क्या थे? साथ में डायरेक्ट सी रूट को ढूंढना है ताकि जो मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया की मोनोपोली है उसको सरपास कर पाए। तीसरा क्या था? टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना है, एक्सप्लोरेशन जो हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करे, जैसे कंपास मिला है। साथ में ट्रेड करे, ट्रेड से प्रॉफिट कमा पाए, अपने क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसको प्रीच कर पाए, और जो उनकी डिस्कवरी और इनोवेशन की ज़ील है, जो उनमें एंथुजियाज्म है, उसको वो लोग बूस्ट कर पाए। ठीक है, ये रहा हमारा मैप, जिसमें ये हमारा फ्रांस है, ये यूनाइटेड किंगडम है, डेनमार्क है, और फिर यहाँ पे नॉर्वे है, नॉर्वे के नीचे स्वीडन है। ठीक है, अब ये रहा हमारा वास्को डिगामा वाला रूट, जो वो इंडिया को एक्सप्लोर करते, मतलब जो डायरेक्ट सी रूट जो वो इंडिया को एक्सप्लोर करते टाइम फॉलो करते हुए आए थे। ठीक है, ये रहा पोर्तुगल, और यहाँ पे है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, अब पोर्तुगल से स्टार्ट करके पहले वो केप ऑफ गुड होप पे पहुँचते हैं, वहाँ पे एक मर्चेंट की हेल्प से वो कहाँ पे आते हैं? इंडिया। और इंडिया में कहाँ पे? कैलिकट में आते हैं। उस टाइम पे कैलिकट में कौन था? ज़ैमोरिन। ये सारा हमने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा है ना। ठीक है, तो वास्को डिगामा किस किंग के टाइम पे इंडिया आए थे? मतलब ज़ैमोरिन कैलिकट का, लेकिन पोर्तुगल में उस टाइम पे कौन किंग था जिसके टाइम पे वास्को डिगामा इंडिया आए थे? किनके पैट्रोनेज के अंडर वास्को डिगामा इंडिया आए थे? किंग इमैनुअल कांट। ठीक है, इमैनुअल कांट नाम है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। 1497 में उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी और उनकी जर्नी 1498 में कंप्लीट हो गई। अब ज़ैमोरिन जो ये कैलिकट है, कैलिकट कहाँ पड़ता है? कौन से इंडियन स्टेट? केरला में। गुड, तो ज़ैमोरिन किस एरिया का किंग था? केरला का। उन्होंने क्या है? वास्को डिगामा का वेलकम किया। वास्को डिगामा यहाँ पे आए, उन्होंने मटेरियल लिया और फिर दोबारा अपने कंट्री रिटर्न हो गए। उस ट्रेड से उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, देखो, तभी तो वो अपनी सेकेंड ट्रिप 1501 में करते हैं दोबारा से। ठीक है, 1501 में क्या है, वो अपनी सेकेंड ट्रिप करते हैं दोबारा ट्रेड पर्पस के लिए। नहीं, फिर इनकी 1503 के अराउंड जाके डेथ हो जाती है। ठीक है, क्या? हाँ, ठीक है, तो पहले कैसे होता था? ये रहा यहाँ पे मिडिल ईस्ट, ऑटोमन एम्पायर है ना यहाँ पे, तो जो ट्रेड होता था इंडिया वो कहाँ है? गल्फ ऑफ एडन से यहाँ पे जाता था, और फिर यहाँ पे मेडिटेरियन सी के रास्ते यूरोप में जा रहा था, है ना। आधा लैंड रूट है, आधा सी रूट है। ठीक है, लेकिन अब डायरेक्ट सी रूट हमने ढूंढ लिया है। अब बहुत सारे जो लोग थे, मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने देखा, वास्को डिगामा को देखा होगा, तो उनके मन में भी इंटरेस्ट जगा होगा, है ना, कि हमें भी प्रॉफिट कमाना है। तो इसी वजह, इसके बाद से ही क्या है, सीरीज ऑफ मर्चेंट्स आने लग गई इंडिया में ट्रेड करने के लिए। हाँ, ठीक है, अब इसके हमने देखा था बहुत सारी कंपनियां आती हैं, बहुत सारी क्या है, यूरोपियन कंपनीज आती हैं, जिसमें से विक्टोरियस कौन प्रूव होती है? ब्रिटिश। सबसे पहली है हमारी पोर्तुगीज़। ठीक है, पोर्तुगीज़ कंपनी आती है और हर कंपनी को लीड करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है। तो पोर्तुगीज़ के लिए कौन थे? गवर्नर। तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस डी अल्मीडा। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फ्रांसिस डी अल्मीडा। 1505 में किंग ऑफ पोर्तुगल ने क्या है, उनको फर्स्ट गवर्नर अपॉइंट किया। ठीक है, इनका टर्म कितने टाइम के लिए था? 3 साल के लिए।
ठीक है। तो पोर्तुगीज़ गवर्नमेंट ने इनको भेजा, पोर्तुगीज़ गवर्नमेंट ने इनको बोला कि भाई आप ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इंडिया में जो ये वाटर वाला एरिया है ना, अभी बताती हूँ। अब यहाँ पे देखो इंडिया में ये वाटर वाला एरिया है, जो भी लोग इंडिया में ट्रेड करने के लिए आएंगे वो इस वाटर के रूट के थ्रू ही आएंगे। तो भाई यहाँ पे इनका मेन एम एक तो ट्रेड था, दूसरा इनका मेन एम क्या था कि भाई ऑटोमन एम्पायर ने बहुत टाइम से मोनोपोली जमाई है, अब तुम जाके अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुम ऑटोमन एम्पायर को क्या करो, सरपास कर दो। ठीक है, ये कब हो पाएगा, जब तुम वाटर पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करोगे। ठीक है, वाटर पे कंट्रोल करना इसलिए भी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि उस टाइम के जो मुगल थे ना, उनका भी ट्रेड वाटर से होता था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी यही है कि भाई इंडियन वाटर्स पे इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लो, हाँ हाँ, ऑटोमन एम्पायर और इंडिया से होने वाला ट्रेड को तुम क्या कर लो, कंट्रोल कर सको। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी को लाने वाला कौन है, जिसका दूसरा नेम क्या है, कार्टेज सिस्टम। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को लाने वाले कौन है, फ्रांसिस डी अल्मीडा। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसिस डी अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस डी अल्मीडा के बाद हमारे पास जो सेकंड गवर्नर है वो है अल्फोंसो दे अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क से पहले फ्रांसिस डी अल्मीडा थे। शुरू में वो बहुत बढ़िया थे, लेकिन बाद में इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो फ्रांसिस डी अल्मीडा हैं, उनके जो बेटे हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो शुरू में अच्छा वर्क कर रहे थे, लेकिन बाद में उनके वर्क की इंटेंशन चेंज होकर किस में बदल जाती है, रिवेंज में। तो रिवेंज की वजह से उनकी जो एफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फिर उनको रिकॉल कर लिया जाता है, बुला लिया जाता है, और उसके बाद सेकंड गवर्नर आते हैं जिनका नाम है अल्फोंसो दी अल्बुकर्क, 1509 में आते हैं। फर्स्ट फाउंडर है फ्रांसिस डी अल्मीडा, लेकिन पोर्तुगीज पावर के रियल फाउंडर कौन है, अल्फोंसो दी अल्बुकर्क, क्योंकि इन्होंने पोर्तुगीज कंट्रोल को इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे थे लेकिन उनकी एफिशिएंसी घट गई। ब्लू वाटर पॉलिसी वो लेके आए, लेकिन उनके आइडियाज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसने किया, अल्फोंसो दी अल्बुकर्क। अब अल्फोंसो दी अल्बुकर्क, अल्फोंसो एक क्या है, आम की भी वैरायटी है। तो अल्फोंसो को आम इतना बड़ा पसंद था कि क्या है, एक आम का जो वैरायटी है उसका नाम भी किसके ऊपर रख दिया, अल्फोंसो। जो ये तुम्हारी फ्रूटीज़ बनती है ना, माजा फ्रूटी, ये अल्फोंसो मैंगो से ही बनती है। कई बार उसमें पढ़ोगे ना तो बोलते हैं वो एड्स में कि भाई अल्फोंसो में, हाँ। ठीक है, अब पोर्तुगीज पावर ईस्ट में स्ट्रॉन्ग करने का जो रियल क्रेडिट है वो किसको जाता है, अल्फोंसो दी अल्बुकर्क को। इन्होंने क्या है, गोवा को कैपिटल ऑफ सेटलमेंट बनाया है। अभी सेटलमेंट की कैपिटल बनाया है, हेडक्वार्टर वाली सेटलमेंट वो नहीं बनाया, कैपिटल सेटलमेंट की कैपिटल बनाया। साथ में वाटर के ऊपर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करना है, तो हमें कौन सी यूनिट ऑफ उसकी ज़रूरत है, डिफेंस की, नेवी की। तो इन्होंने क्या किया, पोर्तुगीज़ को नेवल पावर में भी, स्ट्रॉन्ग नेवल पावर में कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रॉन्ग नेवल पावर में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, जब बोट्स पे क्या है, एम्यूनिशन होगा, आर्म्स होंगे, तो ये सब काम करते थे। ठीक, हाँ ठीक है। धीरे धीरे और भी क्या हुआ, इन लोगों ने इंडिया में बहुत सारी स्पाइसेस का भी इंट्रोडक्शन किया, कैश्यूज़ का, स्पाइसेस का, है ना। फेमस है ये क्या था, क्योंकि इन्होंने इंडिया में कैश्यू की एक बहुत अच्छी वैरायटी का इंट्रोडक्शन किया, और स्पाइसेस, थोड़ी बहुत स्पाइसेस, क्या कह रहे हो, हाँ। एक और इन्होंने काम किया, इन्होंने जो सती प्रथा थी, जो हमारे यहाँ पे एक इविल एक्टिविटी थी सती, उसको इन लोगों ने प्रोहिबिट कर दिया गोवा में। क्यों किया, इनका मतलब ये हमारे लिए भलाई का काम क्यों कर रहे हैं, प्रोहिबिट मतलब कि रद्द कर देना, किसी चीज़ को रोक देना। तो जो सती थी ना, जिनके मतलब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, वो भी क्या थी, फायर में, उसी अग्नि में अपने आप को क्या करती थी, सैक्रिफाइस कर देती थी। यहाँ पे होता था, कुछ तो थी वॉलेंट्री, कुछ के साथ कंपल्शन की वजह से उनको क्या किया जाता था, दहन कर दिया जाता। तो उस एक्टिविटी को गोवा में प्रोहिबिट करा पोर्तुगीज़ ने। क्यों, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के लिए कुछ सोचेंगे, अपना प्रॉफिट सोचेंगे, है ना। तो इसके पीछे इनका हिडन मोटिव क्या था, इनके पीछे मोटिव था कि भाई जैसे जो वुमेन्स विडो हो गई है ना, सती को अगर रोक दिया
तो आगे जाके उनकी फैमिलीज उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। विडो की रीमैरिज हो नहीं रही है तो वो क्या रह गई, सिंगल रह गई। सिंगल वो सरवाइव नहीं कर सकती। अब पोर्तुगीज़ जो लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं वो अपनी फैमिलीज़ को तो साथ में लेके आएंगे नहीं, तो वो पोर्तुगीज़ पर्सन क्या करेंगे, इन सती से मैरिज कर लेंगे, मतलब जो विडो हैं उनसे मैरिज करेंगे। इससे क्या होगा, जो आगे वाली जनरेशन होगी वो कौन से ब्लड की होगी, पोर्तुगीज़ ब्लड की। तो इससे क्या है, पॉपुलेशन किसकी बढ़ रही है, पोर्तुगीज़ की। तो देखो यहाँ पे 1509 में सती को प्रोहिबिट किया, अभी सिर्फ सेटलमेंट के लिए बनाया है गोवा को। बाद में जाके 1529 तक गोवा में अच्छी खासी पॉपुलेशन पोर्तुगीज़ की दिखने लग गई होगी, है ना। तो जब हमें क्या इनको क्या दिखने लगा कि भाई गोवा में तो अब अच्छे खासे पोर्तुगीज़ का ब्लड राइज हो रहा है, तो फिर बाद में 1529 में नीन्हो दा कूना के टाइम पे वो क्या है, हेड क्वार्टर को कोचिन से गोवा शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, पोर्तुगीज़ का कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने टोबैको कल्टीवेशन को इंट्रोड्यूस किया, साथ में सती को अबॉलिश किया, और फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस गोवा में भी इन्होंने एस्टैब्लिश की, कब, 1556 में। प्रिंटिंग प्रेस मतलब वो प्रिंट छापने की मशीन। तो प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश करने के पीछे इनका क्या मोटिव रहा होगा, तो लोग उस टाइम पे इतने पढ़े लिखे हैं कि वो उनकी लैंग्वेज को समझ पाए। प्रिंटिंग प्रेस पीछे मतलब एस्टैब्लिश करने के पीछे इनका इंटेंशन था बाइबल। दूसरा मेन एम क्या है इनका, अपने धर्म को प्रीच करना। लेकिन क्या है कि अगर ये इतनी सारी बाइबल्स को समुद्र के रास्ते लेके आएंगे तो फिर वो फ़ायदेमंद है क्या, फ़ायदेमंद नहीं है ना, क्योंकि पानी के रास्ते आना है, ख़राब हो सकती है, दूसरा ऊपर से इतना ज़्यादा बर्डन क्रिएट होगा। तो उससे अच्छा है इंडिया में एक क्या है, प्रिंटिंग प्रेस लगाओ, यहीं पे बाइबल को पब्लिश करो। दोनों काम आ जाएंगे, अपने रिलीजन को भी फॉलो करेंगे, साथ में प्रीच करने के लिए, लोगों में बात बटाने के लिए, मतलब लोगों में स्प्रेड करने के लिए भी क्या है, यूज़ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था, पोर्तुगीज़ का हमारे इंडिया में कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, नीन्हो दा कूना सबसे इम्पॉर्टेंट वाइस रॉय है, तो इसको स्टार, बीच में और भी आए लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, नीन्हो दा कूना का। अब लास्ट टॉपिक रह गया पोर्तुगीज़ में, इसके बाद डच है, लेकिन इससे पहले पोर्तुगीज़ का है सेटलमेंट सेंटर। इंडिया में पोर्तुगीज़ कहाँ कहाँ पे सेटल हुए, कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश किया। तो पोर्तुगीज़ सेटलमेंट सेंटर इन इंडिया। ठीक है, 1535 में इन्होंने दीव पे कैप्चर किया, 1535 में। उसके बाद इन्होंने 1558 में दमन पे कैप्चर कर लिया। दमन एंड दीव इनके कंट्रोल में चला गया। बसीन पे इन्होंने 1533 में किया है। मैप पे लोकेट करनी है ये। ठीक है, बसीन में 1533, बॉम्बे में भी 1533 में ही। ठीक है, ये सारे कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज पे देखो स्ट्रांग है। फिर गोवा, कन्नौर, कैलिकट, हाँ गोवा, कन्नौर, और कहाँ पे, गोवा, कैलिकट, कन्नौर, कोचिन, कोचिन में था, वहाँ पे फिर उन्होंने अपनी उसको चेंज किया। कोलंबो है, त्रिनकोमली, नागपट्टनम, हुगली, नागपट्टनम और हमारा हुगली। तो देखो हुगली कहाँ पे पड़ता है, ईस्टर्न कोस्ट में पड़ता है, और ये कैलिकट, कोचिन कहाँ पे है, वेस्ट कोस्ट में। तो पूरा वेस्ट से ईस्ट कोस्ट तक क्या है, देखो इनकी मोनोपली स्प्रेड हो गई है। एक टाइम पे इनका डोमिनेंस इतना था कि जो पास लगता है ना, पास, मुगल ट्रेड भी क्या था, इनके पास का, मतलब इनके पास को लेके ही वाटर में क्या कर पाता था, अपने मटेरियल को फ्लो कर पाता था। ठीक है, चलो आज हमने पोर्तुगीज़ कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अदर यूरोपियन सेटलमेंट्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।